सभी बच्चों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित की नई पाठ्य पुस्तक से प्रश्नावली 7.2 में दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और प्रश्नावली 7.2 में लाभ तथा हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस और साथ ही साथ साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ तथ्यों को जानना जरूरी है सो दैट कि हम इस प्रश्नावली को आसानी से समझ सकें और बहुत ही अच्छे से हल कर पाएं। तो बच्चों, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कहलाता है। इसे संक्षिप्त में इस तरह से लिखते हैं क्रय मूल्य, और शॉर्ट में सीपी कहा जाता है। सी फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्राइस। ठीक है। तो कोई भी सामान जितना में खरीदा जाता है बेचने के लिए वह उसका क्रय मूल्य कहलाता है। दूसरा है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह उसका विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कहलाता है। इसे संक्षिप्त में इस तरह से लिखते हैं, एसपी भी लिखा जाता है, एस फॉर सेलिंग, पी फॉर प्राइस। आगे है लाभ यानी कि प्रॉफिट। तो हमें प्रॉफिट कब होता है, लाभ कब होता है? यदि क्रय मूल्य छोटा होता है विक्रय मूल्य से, यानी कि आपने कम में खरीदा और उससे ज्यादा में बेच रहे हो। 10 रुपया में खरीदा यानी कि क्रय मूल्य है 10 रुपया, बेच रहे हो 15 रुपए में, तो विक्रय मूल्य क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे क्रय मूल्य कम होता है, तो क्रय मूल्य छोटा होता है विक्रय मूल्य से, तब हमें क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आगे है हानि या लॉस। यदि क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो है वो बड़ा हो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी से, तब हानि होती है। यानी कि आपने कोई माल जो है 10 रुपए में खरीदा और 8 रुपए में आपको बेचना पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य हमारा क्या है, ज्यादा है 10 रुपए, और बेच कितने में रहे, 8 रुपए में, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य हमारा कम हो जाता है। तो इस स्थिति में हमें हानि होगा, और हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि 10 रुपया में से 8 रुपया घटा दो तो 2 रुपए की आपको हानि हो रही है। इसे हम सीपी माइनस एसपी भी कहते हैं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो सामान जितने रुपए में खरीदा, 10 रुपए का खरीदा और 10 रुपए का ही बेच दिया। कई बार देखते हैं दुकानदार कहता है कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, जितना मिले उतने में आपको दे दे रहे हैं, है ना। तो इस स्थिति में ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है। यदि क्रय मूल्य बराबर हो विक्रय मूल्य के, तब ना लाभ होगा और ना ही हानि होगी। यदि आप लाभ प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होगा लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100, और हानि प्रतिशत अगर आपको निकालना है तो हानि प्रतिशत बराबर होगा हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और आगे हम साधारण ब्याज से संबंधित कुछ तथ्यों को जानेंगे। सबसे पहले है मूलधन, जिसे हम प्रिंसिपल भी कहते हैं। उधार लिए गए धन को मूलधन या प्रिंसिपल कहा जाता है। इसे संक्षिप्त में इस तरह से लिखते हैं, या फिर केवल पी लिखा जाता है, पी फॉर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। आगे है ब्याज, जिसे हम अंग्रेजी में इंटरेस्ट बोलते हैं। उधार लिए गए धन उपयोग में लाने के बदले कुछ अतिरिक्त धन जो है वो बैंक को देना होता है। यह अतिरिक्त धन ब्याज कहलाता है। तो बैंक जब आपको लोन देता है तो उस पर कुछ एक परसेंटेज होता है जो इंटरेस्ट के तौर पे आपको उसे अलग से देना होता है, उसे ही हम ब्याज कहते हैं। ये लिए गए उधार राशि के अतिरिक्त राशि होती है जो आपको बैंक को देना होता है। उसके बाद है मिश्र धन। मिश्र धन को अंग्रेजी में अमाउंट कहते हैं। एक निश्चित अवधि के बाद, मान लिया जाए आपने 2 साल के लिए 3 साल के लिए लोन लिया, तो उस अवधि के बाद जो है आपको मूलधन तथा ब्याज, जितना आपने कर्ज लिया और जितना उस पर ब्याज कैलकुलेट हुआ 2 साल में 3 साल में, वो दोनों को मिलाकर पूरा धन वापस करना होता है, जिसे मिश्र धन या फिर अमाउंट कहते हैं। मिश्र धन बराबर क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि आपने जितना कर्जा लिया उतना और प्लस उस पे जो ब्याज लगेगा
दोनों मिला करके आपको देना होता है। यानी कि ए बराबर होता है पी प्लस आई। ए का मतलब होता है अमाउंट यानी कि मिश्र धन, और पी का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और आई का मतलब होता है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। आगे है साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। अगर धन 1 वर्ष से अधिक समय के लिए उधार लिया जाता है, यानी कि आप जब कोई लोन लेते हैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 1 वर्ष से अधिक समय के लिए, तब ब्याज भी उस पूरे समय के लिए परिकलित किया जाता है। यानी कि ब्याज भी आपको वो उस पूरी अवधि के लिए लगेगा। अगर 3 साल के लिए लिया है तो 3 साल का ब्याज लगेगा, जितने समय के लिए धन रखा गया है। हर वर्ष मूलधन वही रहता है। साधारण ब्याज में हर वर्ष मूलधन क्या होता है, उतना ही रहता है, बदलता नहीं, और ब्याज भी प्रत्येक वर्ष के लिए समान ही रहता है। साधारण ब्याज में हर वर्ष जो है समान ब्याज लगता है। इस प्रकार के ब्याज को साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। साधारण ब्याज को हम एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे, और मूलधन को पी, दर को आर यानी कि रेट, और समय को टी। आप इसे पी गुने टी गुने आर भी लिख सकते हैं, बोलने में अच्छा लगता है पी गुने आर गुने टी, इसलिए लिख दिया है पी गुने आर गुने टी बटा 100। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 लिखें, या मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 लिखें, एक ही बात है। गुना में कोई भी आगे पीछे आप लिख सकते हो। चलिए, तो ये तो था कुछ फॉर्मूला, कुछ सूत्र जो हमें इस प्रश्नावली को हल करने में काम आएंगे। और आइए अब प्रश्नावली 7.2 के सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। पहला प्रश्न है, क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। ए नंबर में है, बगीचे में काम आने वाले कैंची 250 रुपया में खरीदी गई तथा 325 में बेची गई। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है कि बगीचे में काम आने वाली कैंची जो है वो 250 रुपया में खरीदी गई, यानी कि क्रय मूल्य जो इसका है कितना है, 250 रुपए, और बेचा कितना में गया है, 325 रुपया में, यानी कि विक्रय मूल्य जो है इसका 325 रुपए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य से छोटा है, कम में खरीदा है, ज्यादा में बेचा है, क्योंकि क्रय मूल्य छोटा है विक्रय मूल्य से, है ना। तो इस स्थिति में क्या होता है, अभी अभी हमने जाना कि क्रय मूल्य अगर कम होता है तो हमें क्या होता है, लाभ होता है। तो इसलिए लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि एसपी माइनस सीपी। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 325 माइनस क्रय मूल्य कितना है, 250। घटा लेंगे, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 5 नहीं जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7, अब 2 में से 2 गया तो कट गया। 75 रुपए का लाभ होता है यहाँ पे। कितना रुपए का, 75 रुपए का। अब हमें कहा गया है कि हर स्थिति में आपको लाभ या हानि का प्रतिशत भी निकालना है। तो यहाँ पे चूंकि लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ हमारा कितना है, 75 बटा क्रय मूल्य कितना है, 250 गुना 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 को यहाँ पे काट दीजिए। 25 इकाई 25, 25 तिया 75, और 3 को 10 से गुना करेंगे तो 3 दहिया कितना हो जाएगा, 30%। तो इस तरह से यहाँ पे आपका एक आंसर आएगा 75 रुपए जो लाभ है, और लाभ का प्रतिशत है 30%। इसी का बी नंबर में है, एक रेफ्रिजरेटर रुपीज 12,000 में खरीदा गया और 13,500 में बेचा गया। तो इसे हल करेंगे। यहाँ पे हमारा जो क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो है कितना है, 12,000 रुपया है।
इसे आप क्रय मूल्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा एसपी है यहाँ पे यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 13,500 है। यहाँ पे भी देखिए कम में खरीदा है, ज्यादा में बेच रहा है, चूंकि सीपी यानी कि क्रय मूल्य जो है क्या है, छोटा है एसपी यानी कि विक्रय मूल्य से, इसलिए यहां पे भी क्या होगा, लाभ होगा। क्योंकि आप कम में खरीद रहे हो, ज्यादा में बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। इसलिए लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है आपका 13,500 और क्रय मूल्य आपका कितना है 12,000। तो कितना लाभ हो गया आपको, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5 और 3 में से 2 गया 1। 1,500 रुपए का लाभ हो गया आपको। अब जब लाभ हुआ है तो साथ ही साथ आपको लाभ प्रतिशत भी निकालना होगा। लाभ प्रतिशत बराबर अभी अभी फॉर्मूला लिखे थे, क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य यानी के सीपी और गुना 100। ठीक है, लाभ कितने का हुआ आपको 1,500 रुपए का। आपका क्रय मूल्य कितना है 12,000 रुपया और गुना 100। ये 2 0 से 2 0 क्या करेंगे, काट देंगे और यहां पे क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 भी कट जाएगा। अब बचेगा कितना, 150 बटे 12। कितना बचेगा 150 बटे 12। अब 12 से इसको देखिए यहां पे लिख देते हैं 150 बटे 12। ठीक है, अब 12 से 150 में आप भाग दीजिए, 12 इकाई 12, 3 बचेगा, ये 0 उतारेंगे, 12 दूनी 24, कितना हो गया, 10 में से 4 गया 6 और ये 2 हो गया, 2 में से 2 गया, कट जाएगा। पॉइंट यहां पे डाल देंगे तो 0 आ जाएगा, 12 पचे 60। कितना आता है 12.5%। लाभ प्रतिशत कितना होगा 12.5%। तो यहां पे आप लिख देंगे 12.5%। तो एक आंसर आ गया 1,500 और दूसरा आपका आएगा 12.5%। एक का सी नंबर में है, एक अलमारी 2,500 रुपया में खरीदी गई और 3,000 रुपये में बेची गई। तो यहां पे जो हमारा क्रय मूल्य है, यहां पे हल लिख लीजिए, क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो है हमारा कितना है 2,500 रुपया और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी जो है हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 3,000 रुपया। यहां पे भी देखिए आपका क्रय मूल्य छोटा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो आपने कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, यानी कि आपको लाभ ही हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। फिर वही चीज लिखेंगे, चूंकि क्रय मूल्य जो है छोटा है विक्रय मूल्य से, इसलिए लाभ होगा। और लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो 3,000 में से आप 2,500 को घटा दो तो लाभ कितना आ गया 500 रुपया आ गया। इतने का प्रॉफिट हो गया आपको। अब लाभ हुआ है तो साथ ही साथ आप लाभ का प्रतिशत भी बताओ ना कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ आपको, प्रतिशत भी निकालने क्वेश्चन में बोला है ना। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ तो अभी आपने निकाल लिया, कितना है 500 रुपया। क्रय मूल्य कितना में खरीदा था आपने सामान 2,500 रुपया और गुना 100। 2 0 से 2 0 काट दो और 25 से 500 में कितना बार में कटेगा, देखिए यहाँ पे 25 इकाई 25, 25 दूना 50 और 1 0 बच गया यहाँ पे, तो 20 हो जाएगा, यानी कि 20%। तो लाभ आपका कितना हो गया 500 रुपया और लाभ का परसेंटेज कितना होगा, तो 20% आपको फायदा हो रहा है ना। तो यहाँ पे आप, तो इस तरह से आपको 500 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया, और परसेंटेज में अगर बात करें तो 20% का लाभ हुआ आपको। ठीक है, चलिए इसी का डी नंबर हल करते हैं। एक स्कर्ट
250 रुपया में खरीद कर 150 रुपया में बेची गई। यहां पे क्या है, स्थिति थोड़ा अलग है। कैसे? क्रय मूल्य देखिए पहले क्या है। क्रय मूल्य को हम सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं, जो कि है 250 रुपए। 250 रुपया में खरीदा गया है स्कर्ट को, और इसकी जो विक्रय मूल्य है यानी कि जो एसपी है, इसका सेलिंग प्राइस जो है कितना है, 150 रुपया है। अब देखिए आपने खरीदा कितना में था, 250 रुपया में, बेच दिया 150 रुपया में, तो आपको तो हानि हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि क्रय मूल्य यहाँ पे क्या है, बड़ा है। क्रय मूल्य बड़ा हो गया है विक्रय मूल्य से, ज्यादा में खरीदा है, कम में बेच दिया है, तो इस स्थिति में हानि हो जाएगी। क्या होगी? हानि। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि सीपी माइनस एसपी होता है यहाँ पे। अब देखिए क्रय मूल्य क्या था, 250 रुपए, विक्रय मूल्य कितना था, 150 रुपए। तो 250 रुपए में से 150 रुपए को आप घटा दो तो कितना आ जाएगा, 100 रुपए। हानि कितने रुपए की हो गई है, 100 रुपए की हानि हो गई। एक आंसर तो ये आ गया। अब बोला है साथ ही साथ कि अगर हानि हुआ है तो हानि का प्रतिशत भी बताओ कि कितना % का लॉस हो गया उसको। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, चलिए तो अब यहां पे हानि आपको मालूम हो चुका है कितना का हुआ है, 100 रुपए की हानि है। क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपए गुना 100। ठीक है, अब यहां पे क्या करते हैं, पहले ये 0 से एक 0 को काट देते हैं। 25 इकाई 25, 25 चौके 100, और 4 दही कितना हो गया, यहाँ पे 4 है, यहाँ 10 है, 4 दही 40। 40% की लॉस हो गई है, 40% हानि हो गया। देखिए 2 आंसर हो गया आपका। हानि है 100 रुपया, परसेंटेज में जो है वो 40% आएगा। क्लियर है? दूसरा प्रश्न है, दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। तो यहां पे भी कुल मिलाकर 4 प्रश्न हैं। पहला है ए नंबर में 3:1। इसे इस प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अनुपातों का योग बराबर, अनुपातों का योग, पहले इन दोनों का सम बता देना है। पहला है 3 और दूसरा है 1, दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 4। तो 3 का हिस्सा कितना है, 4 में से 3 हिस्सा इसे देना है, तो ये क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या होगा, 4 में से 1 हिस्सा इसके पास है, तो ये हो जाएगा 1/4, है ना। अब मान लिया जाए कोई सामान है, इस तरह से 1 यूनिट है ये, मान लिया जाए, इसको क्या करना होगा, 4 हिस्से में बांट देना होगा। मान लिया जाए ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। पहले वाले को इन 4 में से कितना देना है, 3 हिस्सा देना है। ठीक है, ये आपका यहां से यहां तक जो है पहला पद है, पहला, और यहां से यहां तक ये जो एक हिस्सा बचा है, ठीक है, ये दूसरा है, ये दूसरे को देना है, केवल एक हिस्सा देना है। पहले वाले को कितना देना है, 3/4, और दूसरे वाले को केवल 1/4 देना है। समझ में आ गया? चलिए, तो इसका प्रतिशत कितना होगा, 4 में से 3 लिया है तो कितना प्रतिशत है, 75% आना चाहिए। तो यहाँ पे प्रतिशत निकालने के लिए आपको 100 से गुना कर देना है। तो 4 इकाई 4, 25 चौके 100, और 25 का कितना हो गया, 75% यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या है, 1/4, इसमें भी आपको क्या करना है, 100 से गुना करना है, क्योंकि प्रतिशत में है तो प्रतिशत का साइन भी रहेगा। 4 इकाई 4, 25 चौके 100, ये हो जाएगा 25%। यानी पहले वाले को 75% मिलेगा और दूसरे वाले को 25% मिलेगा, तो दोनों मिला के हो गया 100%। क्लियर है? चलिए, इसी तरह से अगला बी नंबर में देखिए, यहाँ पे दिया है 2:3:5, यहाँ पे 3 लोगों में बांटना है। तो अनुपातों का योग यहाँ पे भी पहले आपको लिखना है, अनुपातों का योग बराबर कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 5। ठीक है, 2 3 5 5 5 10 हो जाता है। तो पहले को कितना मिलेगा, 10 में से 2 हिस्सा, तो 2/10। दूसरे को क्या मिलेगा, 10 में से 3 हिस्सा, तो 3/10।
और तीसरे को कितना मिलेगा, 10 में से 5 हिस्सा, तो 5/10। अब सबको प्रतिशत में भी बताना है, तो गुना 100%, गुना 100%, गुना 100%। ठीक है, अब इसे हल कर लीजिए। 10 से 10 दहाइयां 100, 2 दहाइयां 20%, पहले को मिल गया। 10 इकाई 10, 10 दहाइयां 100, 3 दहाइयां 30, ये हो गया 30%। देखिए क्या हो गया, 10 इकाई 10, 10 दहाइयां 100 और 5 दहाइयां 50%। तो इस तरह से तीनों को मिल जाएगा। सी नंबर में है 1:4। इसे भी हल कर लेते हैं। अनुपातों का योग बराबर, अनुपातों का योग बराबर कितना हो जाएगा, 1 + 4 = 5। ठीक है, पहले का हिस्सा कितना है, 5 में से 1, तो 1/5। दूसरे का कितना है, 5 में से 4, तो 4/5। इसको चूंकि प्रतिशत में बताना है तो 100% से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 इकाई 5 और 20 बचे 100, 5 इकाई 5, 20 बचे 100। पहली स्थिति में क्या हो जाएगा, 1 × 20 यानी कि 20% ही रहेगा, और दूसरी स्थिति में 4 × 20 यानी 20 चौके 80% हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसी का डी नंबर है, देखिए 1:2:5। हल करेंगे। अनुपातों का योग बराबर, अनुपातों का योग बराबर क्या होगा, 1 + 2 + 5, 2 1 3 और 5 कितना हो गया, 8। पहले वाले को मिलेगा 8 में से 1 हिस्सा, तो 1/8। दूसरे वाले को 8 में से 2 हिस्सा, तो 2/8। और तीसरे वाले को कितना मिलेगा, 8 में से 5 हिस्सा, तो 5/8 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 5/8। अब इन सबको चूंकि प्रतिशत में निकालना है तो इसका प्रतिशत निकालेंगे एक एक करके। सब में 100% से आपने गुना कर देना है, 100%, फिर 100%। ठीक है, अब इसे एक एक करके हल करेंगे। चलिए, सबसे पहले इसे काटेंगे। देखिए 4 से 4 दूना 8 और फिर 4 दूना 8, 4 × 5 = 20, 25 चौके 100 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा। कितना आएगा, 25/2। यानी कि जब हम 2 से 25 में भागा देंगे तो कितना आएगा, 12.5 आएगा। कितना, 25 का आधा कितना आएगा, 12.5%। ठीक है, यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी आप वैसे ही काट देंगे। 4 से काट दीजिए, 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 25 दूना 50/2 और 50 का आधा कितना आएगा, 25%। कितना आएगा, 25%। 2 से इसको 50 को 25 बार में आप काट सकते हैं। तीसरा नंबर पे देखिए फिर से वैसे ही कटेंगे। 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 4 × 5 = 20, 2 लेके 20 हो जाएगा, 4 × 5 = 20। यानी कि 4 से ये 25 बार में कटेगा और 4 से ये 2 बार में कटेगा। तो 25 × 5 कितना हो गया, 125 और बटा 2। भागा देंगे 2 से 125 में, तो 2 × 6 = 12, 2 दूना 4, 1 बच जाएगा। पॉइंट देंगे तो 2 × 5 = 10, यानी कि 62.5% आएगा। कितना आएगा, 62.5%। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए सभी प्रश्नों को भी हल कर लिया है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 में। तीसरा प्रश्न है, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। पहले जनसंख्या थी 25,000, घटकर हो गई कितना, 24,500, 24,500। तो जनसंख्या में कमी कितनी हुई, पहले थी 25,000 और अब रह चुकी है 24,500। तो इसको घटा देंगे। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5 और ये 4 हो जाएगा। 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यानी 500 लोगों की कमी हो गई है। तो हमें बताना है कि जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो जनसंख्या में कमी का जो प्रतिशत होगा वो इस तरह से होगा। जनसंख्या में जो अभी कमी आई है, जनसंख्या में कमी बटा पहले की जनसंख्या गुना 100। तो जनसंख्या में कमी हुई थी 500, पहले की जनसंख्या थी 25,000, गुना 100 करेंगे।
ठीक है, 2 जीरो यहां से काट दीजिए और 1 जीरो जो है यहां से काट दीजिए। 5 इकाई 5, 5 पचे 25, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, यानी कि 2% की कमी हुई। कितना की कमी हो गई? 2% की कमी हुई। चौथा प्रश्न है, अरुण ने एक कार 3,50,000 रुपए में खरीदी। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 रुपए हो गया। कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को इस तरह से हल करेंगे। कार का क्रय मूल्य बराबर कितना में खरीदा था? 3,50,000 में। मूल्य में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि के बाद मूल्य बराबर 3,70,000 रुपए। पहले था 3,50,000 रुपए, एक वर्ष बाद जो है उसके मूल्य में वृद्धि हो गई, उसका दाम बढ़ गया और वो हो गया 3,70,000 रुपए का। तो कुल वृद्धि कितना हो गया? कुल वृद्धि मूल्य में जो है कुल कितना का वृद्धि हुआ? 3,70,000 में से क्या करेंगे? 3,50,000 को घटा देंगे, है ना। यानी कि सीधा सीधा जो है 20,000 रुपए का वृद्धि हो गया। कितने का? 20,000 रुपए का। पहले था 3,50,000, अब हो गया 3,70,000। तो 20,000 रुपए की उसके मूल्य में क्या हो चुकी है? वृद्धि। तो हमें वृद्धि का प्रतिशत बताना है, तो लिखेंगे मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत बराबर क्या होगा? मूल्य में वृद्धि बटा क्रय मूल्य गुने 100। ठीक है, क्या हो जाएगा? मूल्य में वृद्धि बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो मूल्य में वृद्धि कितना हुआ है? कुल मिला के 20,000 हुआ है, तो हम 20,000 लिखेंगे। बटा क्रय मूल्य कितना था? 3,50,000, 3,50,000 और गुना क्या है? 100 है। ठीक है, अब इसे हल कर लें। यहां पे देखिए 4 जीरो और ये 4 जीरो आप काट दीजिए। कितना हो गया? 2/35 गुना 100 अभी भी बचा हुआ है। 5 से इसको काटते हैं, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 और 5 जीरो 0। 20 पचे 100 कट गया और 7 पचे 35 कट गया। इस तरह से ऊपर कुल मिला के हो जाता है 2 गुने 20 यानी कि 40 और बटे 7। 7 से 40 में आप भाग दे दें, 7 से 40 में आप भाग देंगे तो 7 पचे कितना लगेगा? 35 और 5 यहाँ पे शेष बच जाएगा। इस प्रकार इसे आप लिख सकते हैं 5 पूर्णांक हो जाएगा ये, और ये जो आपका शेष बचा है वो अंश बन जाता है 5.5/7%। तो मूल्य में वृद्धि का जो प्रतिशत होगा क्या होगा? 5.5/7% होगा। यही हमारा आंसर बनेगा। पांचवा प्रश्न है, मैंने एक टीवी जो है 10,000 रुपया में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया, मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ? तो यहां पे हमें क्या क्या दिया गया है? क्रय मूल्य दिया गया है। टीवी का क्रय मूल्य बराबर कितना में खरीदा है? 10,000 रुपए में। ठीक है, लाभ का प्रतिशत कितना है? 20%। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा यहां पे? 10,000 का 20%, यानी कि 10,000 गुना 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो यहां काट दीजिए और अब हो जाएगा 100 गुने 20 यानी कि 2,000 रुपया। कितने का लाभ निकल गया? 2,000 रुपए का लाभ हो गया। तो विक्रय मूल्य कितना में उसने बेचा होगा? कुल धन कितना प्राप्त होगा? विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य
प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर हम क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य प्लस लाभ। आपने 10,000 में खरीदा और उस पे 2,000 का लाभ आपने लिया, तो कितना में बेचा होगा, 10,000 प्लस 2,000 यानी कि 12,000 रुपये में। तो इस तरह से आपको बेचने पर जो है 12,000 रुपये की प्राप्ति हुई है। छठा प्रश्न है, जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है, उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी। तो यहाँ पे आपको दिया क्या क्या है, बेचा है कितना में, 13,500 में। तो यहाँ पे हमारा ये जो हो जाएगा, पहले हल लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 13,500 रुपया। कितना हानि होता है, हानि का जो प्रतिशत है 20% हानि होता है। कितना होता है, 20%। तो सवाल है कि उसने जो है वह मशीन कितने में खरीदी थी। तो मान लेते हैं, माना कि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। ठीक है, इस प्रकार हानि कितना हो जाएगा, अतः हानि बराबर क्या हो जाएगा, x का 20% हानि होगा, यानी कि x गुने 20/100, 20/100 कट जाएगा, बचेगा कितना, x/5 रुपया। इतने रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। यहां पे हमें निकालना है क्रय मूल्य बराबर। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि होगा। ठीक है, ऐसे समझिए, आपने कोई सामान जो है, ठीक है, कोई सामान 10 रुपए में बेचा, 10 रुपए में बेचा, विक्रय मूल्य आपका कितना है, 10 रुपए, और आपको हानि हो गया है कितने रुपए का, 2 रुपए का। तो आपने वो सामान कितना में खरीदा होगा, तो आपका क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो आपका क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि। यानी कि आपने 10 रुपया में बेचा, 2 का हानि हुआ, अतः आपने 12 रुपए में वो सामान जो है खरीदा होगा। कितना में खरीदा होगा, 12 रुपए में। इसी तरह से यहाँ पे हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या है, या करके बनाएंगे, क्रय मूल्य हमारा कितना है, यहाँ पे हमने माना था x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 13,500 है ना, और प्लस हानि यानी कि प्लस x/5। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा, या हम लिख सकते हैं x बराबर, यहाँ पे दोनों को जोड़ लेते हैं, इसके नीचे 1 छुपा होता है, यहाँ पे 5 हो गया, 1×5, तो इतना में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500, 500, 5×5 के 5, बाकी 2, 5×15 2 17 के साथ बाकी 1, 5×1 6, 67,500 आ जाएगा, और प्लस हो जाएगा 5×5, तो x में 1 से गुना करेंगे तो x ही रह जाएगा। इस तरह से देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको तिर्यक गुणन कर लेंगे। 5 को x से किए तो 5x हो गया, बराबर कितना है, 67,500 प्लस x, या 5x, और इस x को जो है हम यहाँ पे ले आते हैं तो -x हो जाएगा, बराबर 67,500। क्लियर है। आगे देखिए अब क्या होगा, 5x में से 1x चला जाएगा तो यह हो जाएगा 4x, बराबर कितना बचेगा, वही 67,500, 67,500। इसलिए x बराबर हो जाएगा हमारा 67,500, और ये गुना में x है तो इधर जाके हो जाएगा भागा में। अब इसमें 4 से आप भाग दे दीजिए, 4 इकाई 4, 2 बचेगा, 2 पर 7 27, तो 4 छके 24 लगेगा, 3 बचेगा, 3 पर 5 35, 4 8 32। ठीक है, अभी भी 3 बचेगा, तो 3 पर 0 कितना हो जाएगा, 30, 4 7 28, अब 2 बचेगा, 2 पर 0 20, 4 5 20। तो आपका आंसर कितना आएगा, 16,875 रुपया। ये जो है उसका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया कि ये कहां से है, तो आप 4 से इसमें सीधा भाग दीजिए। 4 से कितना में भाग देना है, 67,500 में, 4 इकाई 4, 2 बचेगा,
7 उतारेंगे, 4 छके 24 लगेगा, ठीक है। 7 में से 4 गया, 3 बचा। अब क्या उतारेंगे, 5, 4 अठी 32, कितना बचा, 3। अब क्या उतारेंगे, 0, 4 सते 28, ठीक है। कितना बचा, 2। अब लास्ट में भी 0 है, 4 बचे 20। इस तरह से वो क्लियर हो गया। 16,875 जो है आपका क्रय मूल्य होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला है, चॉक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। आइए इसे भी हल करते हैं। यहाँ पे हमें 3 चीजें दी गई हैं कि चॉक पाउडर जो है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है कैल्शियम, ठीक है, और दूसरा है कार्बन, और तीसरा है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन, कैल्शियम का भाग कितना है, 10, कार्बन का 3 और ऑक्सीजन का 12। तो अनुपातों का योग यहाँ पे कितना है, अनुपातों का योग, अनुपातों का योग कितना है, 10 + 3 + 12। तो 12 3 15, 10 कितना हो गया, 25। तो कैल्शियम कितना है, 25 में से 10 भाग है तो 10/25 हो जाएगा। कार्बन कितना है, 25 में से 3 भाग है तो 3/25 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना है, 25 में से 12 हिस्सा है तो 12/25 हो जाएगा। तो हमें बोला गया है कि कार्बन का प्रतिशत बताओ। तो 3/25 प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, 25 चौके 100 कटेगा, 3 चौके 12%, ये निकल कर आ गया। क्लियर है। इसी का दूसरा नंबर है, चौक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तब उसका कुल भार कितना होगा। तो यहां पे हम मान लेंगे, माना कि चौक की छड़ी का कुल भार बराबर x ग्राम, ठीक है। मान लेते हैं कि x ग्राम का कोई चौक है, चौक का छड़ी है। अब यहां पे हमें पता है, पिछले नंबर में हमने बनाया था कि कार्बन का जो प्रतिशत है वो 12% है। टोटल में एक ये जो चौक है इसमें कार्बन जो है 12% रहता है। कार्बन कितना है, 12%। इससे पहले वाले नंबर में हमने निकाला था कि कार्बन का जो प्रतिशत है वो 12% है। तो हमने मान लिया कि ये जो पूरा चौक है ये x ग्राम का है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, x ग्राम का यानी x का 12% कितना होना चाहिए, 3 ग्राम होना चाहिए, 3 ग्राम के बराबर होना चाहिए। या x गुने 12/100 बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब यहां पे से आप छोटा कर सकते हैं, 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12 और 25 चौके 100, ठीक है। इस तरह से यहां पे आप देखिए 3 को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x हो जाएगा। और 25 को तिर्यक गुणन कर लेते हैं किसके साथ, 3 के साथ, तो 25 क्या हो गया, 75 हो गया। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 75। और ये गुना वाला इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में, तो भागा 3। और 3 से 75 को काट दीजिए, 25 बार में कट जाता है, 3 इकाई 3, 25 तिया 75। इस तरह से हम कह सकते हैं कि चौक की जो छड़ी है उसका कुल भार जो है वो कितना ग्राम होगा, 25 ग्राम के बराबर होगा। क्लियर है। चलिए प्रश्न संख्या 8 है, अमीना एक पुस्तक 275 रुपए में खरीद कर उसे 15% हानि पर बेचती है। पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। पहले हमें दिया गया है कि पुस्तक का जो क्रय मूल्य है वो है 275 रुपए। इसको बेचने पर 15% की हानि होती है।
हानि कितना है? 275 रुपए का 15%। तो सीधा निकाल लेते हैं हानि कितने रुपए का होगा। 275 गुने 15/100। 25 से इसको काटेंगे, 25 चौके 100, और यहां पे काटेंगे 25 इकाई 25, 2 लेके 25 हो जाएगा, फिर 25 इकाई 25। 11 बार में जो है ये 275 25 से कट जाएगा। इस तरह से यहां पे आ जाएगा 11 गुने 15/4। तो 11 में 15 से गुना करते हैं, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 1 इकाई 1, 1 इकाई 1, 5, 5 1 6, और ये 1। 165/4 आता है, और 4 से इसमें भागा दे देते हैं, तो हमारा कुल मिला के हो जाएगा 4 चौके 16, फिर 4 इकाई 4, 1 बचेगा तो दशमलव देंगे, 10 हो जाएगा। 4 दूना 8, अभी भी 2 बचेगा, 1 0 लेंगे तो 20 हो जाएगा। 4 बचे 20। तो 41 रुपया 25 पैसे के जो है उसको हानि हो चुकी है। तो इस प्रकार हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर होगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना था? 275 रुपया में खरीदा था, और 41 रुपया 25 पैसा के हानि पे इसे बेच रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर हानि कितना हो गया? यहाँ पे देखिए 275 रुपया में से हमें घटाना है, यहाँ पे दशमलव 00 ले लेंगे, 41 रुपए 25 पैसा को हमने घटाना है। ठीक है, तो 10 में से 5 गया 5, ये 9 हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, दशमलव के सामने दशमलव आपने दे देना है। ये 4 बचेगा, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3, और ये 2, कितना हो जाएगा? 233 रुपया 75 पैसा। 233 रुपया 75 पैसा, इतने में उसे बेचना होगा, जिससे जो है उसे 41 रुपया 25 पैसा का हानि होगा। क्लियर है? तो इस तरह से उसने जो है वो पुस्तक 275 रुपया में खरीद कर 41 रुपया 25 पैसा का हानि सहते हुए 233 रुपया 75 पैसा में जो है बेच दिया। अगला जो 3 प्रश्न है वो साधारण ब्याज पे आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन देय होगा? यानी कि समय हमें यहाँ पे दिया गया है 3 वर्ष, और मिश्रधन निकालना है। इसमें से ए नंबर में देखिए क्या लिख रहा है, मूलधन बराबर है 1200 रुपया और दर है 12% वार्षिक। चलिए तो यहाँ पे हल कर लेते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं। मूलधन हमारा कितना है? 1200 रुपया। दर हमारा कितना है? 12% वार्षिक। समय हमें कितना दिया गया है? समय हमारा है 3 वर्ष। ठीक है, और यहां पे हमें मिश्रधन बताना है। मिश्रधन बताने के लिए हमें क्या निकालना होगा? ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ठीक है, मूलधन हमारा कितना है? 1200 रुपया। समय है 3 वर्ष, दर है 12% यानी कि 12 और बटे 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 आपने काट दिया, कितना आ गया? 12 तिया 36 और 36 गुने 12। तो 36 में 12 से आप गुना कर दें, 2 छके 12 के 2, बाकी 1, 2 तिया 6 1 7, 1 छके 6 1 तिया 3, 2 7 6 13 के 3, बाकी 1 3 1 4। 432 रुपया जो है ब्याज देना होगा। ठीक है, 1200 रुपया आपने क्या किया था? लोन लिया था, उस पे आपको जो है 12% वार्षिक ब्याज लग रहा है। 3 वर्ष के बाद जो है आपको कुल मिलाकर जो ब्याज देना होगा 432 रुपया। इस तरह से आपका जो मिश्रधन बनेगा, मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना था? 1200 रुपया,
और इस पे आप ब्याज कितना दोगे, अतिरिक्त जो पैसा देना होगा 432 रुपया देना होगा। कुल मिला के हो जाएगा 12,416,1632 रुपया। कितना हो जाएगा, 1632 रुपया जो है आपको देना होगा। ठीक है, तो ये हमारा मिश्रधन पहले का निकल के आ चुका है, यही हमारा आंसर बनेगा। चलिए इसी का बी नंबर, इसी तरह का कुछ प्रश्न है। इस बार जो है हमें मूलधन दिया गया है 7,500 रुपया। दर जो है हमारा है 5% वार्षिक। ठीक है, समय वही है सबके लिए 3 वर्ष। तो यहां पे सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे, क्योंकि हमें मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन के लिए ब्याज पहले आपको निकालना होगा। ब्याज बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T बटा 100। ठीक है, P का मतलब होता है मूलधन, प्रिंसिपल, कितना है 7,500। R का मतलब होता है रेट, तो यहाँ पे 5% है। और T का मतलब होता है टाइम, समय, 3 वर्ष है। बटा क्या करेंगे 100, 2 0 से 2 0 यहाँ पे काट दिया, बचा कितना 75 गुने 5 गुने 3, यानी कि 75 गुने 3 पचे 15। अब इसमें 75 में 15 से गुना कर लें, 5 पचे 25 के 5, बाकी 2, 5 सत्ते 35, 2 37, 1 पचे 5, 1 सत्ते 7, 5 7 5 12 के 2, बाकी 1, 7 3 10 1 11। तो 1125 रुपया जो है ब्याज लगेगा 3 वर्ष में। इस तरह से जो मिश्रधन होगा, अमाउंट जो होगा हमारा मिश्रधन ए बराबर क्या होता है, P प्लस I, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना था 7,500, और इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा 1125 लगेगा 3 साल में। अब जो है कुल मिला के अमाउंट जो बनेगा, जो मिश्रधन बनेगा, 0 और 5 होता है 5, 2 और 0 होता है 2, 1 और 5 होता है 6, और 1 और 7 मिलके 8, यानी कि 8,625 रुपया जो है 3 साल के बाद रिटर्न करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 56,000 रुपया पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपया साधारण ब्याज देय होगा। यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया पहले वो लिखेंगे। हमारा मूलधन है, यहाँ पे मूलधन को हम P लिखते हैं, प्रिंसिपल कितना है 56,000 रुपया है। समय यानी कि T जो यहाँ पे हमें दिया गया है, क्या है यहाँ पे समय 2 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पे हमें दर यानी कि जो हमारा रेट है वो दिया नहीं गया है, ये हमें निकालना है। और हमें साधारण ब्याज जो इंटरेस्ट है वो दे दिया गया है, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है यहाँ पे हमें दिया गया है 280 रुपया ब्याज भी लगेगा। यहाँ पे ब्याज भी आपको कैलकुलेटेड है, मिला हुआ है। आपको बताना है कि इसका दर क्या रहा, मतलब 56,000 पे कितना प्रतिशत के हिसाब से जो है इंटरेस्ट लगा के उसे 280 रुपया जो है अतिरिक्त देना पड़ा। जिस तरह से ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, इस तरह से दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय बटा मूलधन गुने समय। ठीक है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। जब आप दर निकालेंगे तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो अब हमारा ब्याज यहाँ पे ऑलरेडी मालूम है 280 गुना 100, मूलधन भी हमें पता है 56,000, और समय भी हमें पता है 2 वर्ष। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले ये 2 0 से ये 2 0 को काट देते हैं, और ये 1 0 से ये 1 0 भी कट गया। अब क्या हो गया, 28 इकाई 28, 28 दूना 56। इस तरह से हमारा बचता है, ऊपर में केवल 1 है और नीचे है 2 दूना 4। अब 4 से आप 1 में भागा लगाएं, भाग नहीं लगेगा, 0 दशमलव लेंगे, ये 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 बचेगा, दशमलव दिया हुआ है तो 1 0 आप बैठा सकते हैं, 4 पचे 20।
यानी कि हो जाएगा 0.25%। ठीक है, इतना प्रतिशत उस पे जो है इंटरेस्ट लगा है, इसलिए 56,000 अमाउंट के ऊपर 2 वर्ष के बाद केवल 280 रुपया ही इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है। तो इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है, 0.25% है। तो यही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर। आपको दर बराबर ये फॉर्मूला याद रखना है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्या है, मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपया ब्याज के रूप में दिए, उसने कितना धन उधार लिया था। तो यहाँ पे हमें मूलधन ही पता नहीं है, कितना धन उधार लिया था मालूम नहीं है, तो मूलधन बराबर हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पे दर हमें दिया गया है 9% वार्षिक। ठीक है, समय हमारा है 1 वर्ष, समय कितना है 1 वर्ष। ठीक है, ब्याज हमारा कितना दिया गया है 45 रुपया ब्याज उसने दिया है, ब्याज बराबर है 45 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मूलधन निकालना है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो सूत्र है देखिए, ब्याज बराबर हम लोग निकालते हैं मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या है, ब्याज मालूम है, समय मालूम है, दर मालूम है, मूलधन मालूम नहीं है। तो मूलधन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, मूलधन बराबर देखिए क्या होता है, ये ब्याज जो है 100 से गुना हो जाएगा, तिर्यक गुणन, ब्याज गुने 100 बटा कितना हो जाएगा, समय गुने दर। ये मूलधन बराबर हम निकाल रहे हैं, तो ब्याज गुने 100 और ये जो गुना में था समय गुने दर, ये भागा में आ जाएगा, तो बटा क्या हो जाएगा, समय गुना दर। समझ आ गया आपको। इस तरह से मूलधन बराबर ये फॉर्मूला बनेगा, ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। तो बराबर ब्याज आपका कितना है, यहाँ पे 45 है गुना 100। ठीक है, और समय कितना है 1 वर्ष, तो 1 रहेगा, और दर कितना था 9%, तो 9 हो जाएगा, 9 इकाई 9, 9 पचे 45, और 5 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 रुपया। तो इस प्रकार जो है हमारा जो मूलधन होगा, यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो 500 रुपया होगा। 500 रुपया का 1 वर्ष में जो है 9% के हिसाब से 45 रुपया इंटरेस्ट बनेगा, ब्याज बनेगा। ठीक है, इसी के साथ जो है ये अध्याय जो कि था राशियों की तुलना, ये भी हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।